नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज के सेशन के अंतर्गत मैं एनसीईआरटी क्लास 5 के ईवीएस के चैप्टर 7-8 को कवर करूंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए, वही पेपर सेकंड के लिए। तो आप लोग अच्छे से सेशन को देखिएगा एवं सेशन को स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेसन 7 है पानी के प्रयोग। तो यहाँ से जो मेन टॉपिक्स हैं सबको मैंने कवर किया हुआ है हाईलाइट करके, वही हमें पढ़ना है। चलिए देखते हैं। तो पहला है मृत सागर के बारे में बताया गया है। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे, एक व्यक्ति है जो पानी के ऊपर लेटा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं ऐसा कैसे लेट सकता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। मृत सागर, वैसे तो सभी सागरों में पानी में नमक होता है। वैसे तो सागरों में सभी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर में बहुत ज़्यादा नमक है। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। कितने नमक? 300 ग्राम नमक। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मज़े की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। याद है नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था। तो दुनिया का सबसे खारा है मृत सागर। इसके 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। यह इतना नमकीन है कि इसे आप पी नहीं सकते। इसके ऊपर व्यक्ति तैर सकता है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से पेडागॉजी का जो प्रश्न बनता है, इस पाठ से यह अपेक्षा नहीं है कि बच्चों को घनत्व के बारे में बताया जाए। बच्चों को सभी तरह के उत्तर, जैसे पानी भारी हो जाता है या गाढ़ा हो जाता है, को हम स्वीकार करें। तो इस पाठ का यह नहीं था कि बच्चों को घनत्व के बारे में बताया जाए। इसका यह तात्पर्य था पाठ का कि बच्चों को पानी के बारे में, पानी कितना भारी होता है, कितना गाढ़ा होता है, इसके बारे में बच्चों को जानकारी मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पेडागॉजी का प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम स्पष्ट रूप से घुलनशील या अघुलनशील नहीं कह सकते। वैसे भी इन शब्दों को की यहाँ ज़रूरत भी नहीं है। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वह अपने अवलोकन में हिसाब से तालिका भरें। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर हम स्पष्ट रूप से घुलनशील अथवा अघुलनशील नहीं कह सकते। वैसे भी इन शब्दों की यहाँ ज़रूरत भी नहीं है। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वह अपने अवलोकन के हिसाब से तालिका को भरें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से बनता है, आइए देखते हैं। दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा यह घटना 1930 की है। भारत की आज़ादी में पहले बहुत सालों से अंग्रेज़ों के आम लोगों ने नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा हुआ था। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ, नमक जैसी चीज़ों के बिना गुजारा कैसे हो सकता है। मजबूरी में दुकान से भी महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ें हमें कुदरत ने दी हैं उसे बनाने पर बंदिश कैसी। तो उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट पर एक लंबी यात्रा की। हर बार सीटेट में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। समुद्र तट पर लंबी यात्रा की, उस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को ज़मीन में क्यारियों में भरा जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक की ढेर वहीं रह जाता है। यह भी प्रश्न सीटेट में बन चुका है कि समुद्र से नमक को कैसे बनाते हैं। तो ऐसे क्यारी बनी हुई होती है। जब समुद्र का पानी उसमें आता है तो क्यारी में पानी रुक जाता है, तेज़ धूप में पानी सूख जाता है और नमक बन जाता है। चलिए यहाँ से पेडागॉजी का जो प्रश्न बनता है, यह अपेक्षा नहीं है कि उसके बच्चे वाष्पीकरण समझ सकेंगे, पर उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे। साथ ही यह अच्छा मौका है कि दांडी यात्रा का संदर्भ लेकर भारत की आज़ादी की बात की जाए। यह अपेक्षा नहीं है कि इस उम्र में बच्चे वाष्पीकरण समझ सकें, पर इसके बारे में सोचना शुरू करेंगे बच्चे। साथ ही अच्छा मौका है कि दांडी यात्रा को संदर्भ से लेकर भारत की आज़ादी की बात की जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला लेसन है मच्छरों की दावत। तो यहाँ से भी सीटेट में हर बार प्रश्न बनता है। मलेरिया से, मलेरिया की दवा, सिंकोना की छाल आदि से हर बार सीटेट में पूछा जाता है। आइए देखते हैं। तो जो मेन पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइट किया, वही देखना है।
तो सबसे पहला हाईलाइटेड पॉइंट है, कांच की स्लाइड पर खून की बूंद मलेरिया मादा मच्छर एनोफिलीज से फैलता है। तो कांच की स्लाइड पर खून की बूंदों से जांच किया जाता है मलेरिया का। मलेरिया मादा मच्छर एनोफिलीज से फैलता है। यह भी बस सीटेट में बन चुका है। डॉक्टर मारियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से देखते हुए, इस माइक्रोस्कोप से एक चीज़ 1000 गुने बड़ी दिखती है, इसलिए खून के अंदर ही बारीकियां साफ दिखाई पड़ती हैं। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलेरिया की दवाई। मलेरिया की दवाई बहुत ही पुराने समय से सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। पहले तो लोग छाल को ही उबाल कर और छान कर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इस छाल से दवाई बनाई जाती है। तो मलेरिया की दवाई किससे बनाई जाती है? सिनकोना की छाल से। यह प्रश्न हर बार सीटेट में पूछा जाता है। डॉक्टर ने कहा है कि हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी है। यह भी सीटेट में प्रश्न पिछली बार पूछा गया था कि डॉक्टर ने कहा है कि खून की कमी है या हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी है, तो हमें क्या करना चाहिए? कई विकल्प उसमें दिए रहेंगे, तो आपको बताना होगा। तो उस समय हमें गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाना चाहिए। ऐसा प्रश्न सीटेट में बन चुका है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। यह भी बताया गया है कि इनमें आयरन यानी लोहा बहुत होता है। तो सबसे ज़्यादा आयरन या लोहा किसमें होता है? गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। खून की रिपोर्ट लाकर कक्षा में चर्चा करवाई जा सकती है। तो हम खून की रिपोर्ट लाकर बच्चों से मलेरिया के बारे में चर्चा कर सकते हैं। दिल्ली के स्कूल में अनीमिया के कारण परेशानी जो हुई थी, तो 17 नवंबर 2007 को दिल्ली नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे अनीमिया का शिकार हुए। इसमें बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता था। इस कारण बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते थे, उनमें फुर्ती भी कम होती थी, जो कुछ पढ़ाया जाता उसमें समझने में भी परेशानी होती। आजकल इन स्कूलों में बच्चों का हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जाँच भी चल रही है। अनीमिया बच्चों को आयरन लोहे की दवाई दी जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। सावधान, यहाँ से भी मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। तो कैसे होता है इसके बारे में देखते हैं। आसपास पानी इकट्ठा जमा ना होने दें। हमें आसपास अपने घर के पानी को इकट्ठा नहीं या जमा नहीं होने देना है। गड्ढों को भर दें। तो अगर कहीं आपके घर के आसपास गड्ढा हो तो उसे आप मिट्टी डालकर उसको बंद कर दीजिए गड्ढे को, नहीं तो उसमें पानी इकट्ठा होगा, मलेरिया के मच्छर पैदा होंगे। पानी के बर्तन, टंकी या कूलर को साफ रखें। अगर पानी के बर्तन हो, टंकी हो, कूलर को साफ रखें। हर हफ्ते सुखाएं। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। हमेशा में मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए। गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। हमें गड्ढों में भरे पानी में हमेशा मिट्टी का तेल छिड़कना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला पैडागॉजी का प्रश्न यहाँ से बनता है, मक्खियों में कैसे और कौन सी बीमारी फैलती है? तो मक्खियों से कैसे और कौन सी बीमारी फैलती है, इस बारे में चर्चा करवाई जा सकती है हमें बच्चों से। अखबार के किसी समाचार या रिपोर्ट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो मक्खियों से कैसे और कौन सी बीमारी होती है, इस पर हमें बच्चों से चर्चा करवाई जा सकती है। अखबार में किसी समाचार या रिपोर्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बच्चों को मलेरिया के बारे में, मक्खी के बारे में, बीमारी कैसे फैलती है इसके बारे में बता सकते हैं हम अखबार के माध्यम से भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मच्छर के पेट की कहानी वैज्ञानिक की जुबानी। रोनाल्ड रॉस। आइए रोनाल्ड रॉस के बारे में बात करते हैं। एक मज़ेदार किस्सा आज से लगभग 100 साल पहले का है। एक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। तो मलेरिया मच्छर से फैलता है, किस वैज्ञानिक ने पता लगाया था? रोनाल्ड रॉस ने लगाया था। उन्हीं से सुनते हैं इसके बारे में। मेरे पिता भारतीय थल सेना में जनरल थे। मैं डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन मेरी दिलचस्पी कहानियाँ पढ़ने और कविता दिखाने में, संगीत और ड्रामे में थी। खाली समय में मैं यही सब किया करता था। उस समय मलेरिया में बहुत जाने जाती थी। यह बीमारी ज़्यादा बारिश और दलदल वाले इलाकों में की जाती थी। कुछ लोगों को सोचना था कि गंदगी और कुछ जहरीली गैस होती हैं जिससे यह बीमारी फैलती है। एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज में खून में माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे छोटे बारीक जीवाणु देखे, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा था कि यह जीवाणु खून के कैसे पहुँचे होंगे।
मेरे विज्ञान के गुरु ने अंदाज़ा लगाया और कहा मुझसे, लगता है कि शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है। इसकी जांच करने के लिए मैं दिन रात मच्छरों के पीछे ही पड़ गया। हम एक एक मच्छर के पीछे बोतल लेकर दौड़ते, फिर मलेरिया के मरीजों को मच्छरदानी में बिठाकर उन मच्छरों को दावत देते। एक मच्छर तो अपना खून चूसने के लिए मरीज को एक आना मिलता। मुझे सिकंदराबाद के अस्पताल में वह दिन हमेशा याद रहेंगे। मच्छर को काट कर खोलना, उसके पेट के अंदर ताक झांक। एक बार मैं भी मलेरिया का शिकार हो गया। माइक्रोस्कोप पर झुककर बारीकियां देखते देखते शाम तक आंखें जैसे धुंधला सी जाती थी, गर्दन अलग अकड़ जाती। इतनी गर्मी थी फिर भी पंखा नहीं झेल सकता था, क्योंकि हवा से मच्छर उड़ जाते। माइक्रोस्कोप में यह सब करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगा। एक दिन किस्मत मेहरबान हो ही गई। हमने कुछ मच्छर पकड़े तो देखने में थोड़े अलग थे। उनका रंग भूरा था और पंख छींटेदार थे। उनमें से एक मच्छर के पेट में देखते देखते कुछ काला काला सा दिखा। गौर करने पर पता चला कि वह छोटे छोटे जीवाणु बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हमने मलेरिया के मरीजों को खून में देखे। उसी से हमें सबूत मिल गया कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। यह पर सीटेट में पूछा जा चुका है कि रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार कब मिला है। 1902 में मिला है। कहाँ के क्षेत्र में मिला है? चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। वहीं 1905 में मरते हुए वह कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूँगा, कुछ नया ढूंढ लूँगा। यह भी सीटेट में पूछा गया है, कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा, किसने कहा था? रोनाल्ड रॉस ने कहा था। चलिए, इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1902 में मिला। इनकी मृत्यु कब हुई? 1905 में हुई। ये सब याद रखिएगा आप लोग, कभी भी प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। एक आना के बारे में बताएं कि कैसे सिक्के पहले इस्तेमाल होते थे। रोनाल्ड रॉस की कहानी से बच्चों को वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करें। वैज्ञानिक खोज की कहानी बताती है कि सिकंदराबाद से एक मामूली अस्पताल में कई प्रयासों से कुछ कामयाब और कुछ भी नहीं भी हुए। कैसी अद्भुत जानकारी दुनिया को मिली। इसी तरह बीमारियों के इलाज के बारे में और कहानियाँ भी इकट्ठा करके चर्चा करवाई जा सकती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आज के सेशन के अंतर्गत मैंने NCERT क्लास 5 के EVS के चैप्टर 7-8 को कवर किया, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास थी सीटेट पेपर फर्स्ट और 2 वालों के लिए, वहीं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती में EVS में भी 5th to 10th से ही प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग भी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।